तो हेलो दोस्तों, आज के आपके लिए जो मैं रिव्यू लेकर के आया हूँ ये है पुणे डिवीजन में जो आपके डीवी चल रहे हैं 16 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। तो मेरी दो लोगों से बात हुई है, दोनों लोग के मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आ गए थे। अगर आप लोग का भी डीवी हो जाए और आप कुछ रिव्यू शेयर करना चाहें तो आदर्श चौधरी @96 टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। आप सर्च करना @आदर्श चौधरी 96 और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप अपना रिव्यू दे सकते हो। तो पुणे में जो डीवी हुआ है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ, पुणे में 16 तारीख से डीवी स्टार्ट हुई और वो पहला ही दिन था। तो पहले दिन क्या होता है, जो लोग डीवी ले रहे होते हैं उनको भी ये सब नए नए केस पता नहीं होते कि कोई के पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना है, वो सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना है, या सर्टिफिकेट में डेट इसकी है तो क्या करना है, फाइन इसके है तो क्या करना है, फॉर्मेट क्या चाहिए, ये वो जो भी। तो देखो एक क्लियर उनको जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा हुआ है वो फॉर्म के आधार पर वेरीफाई करने के लिए उनको बता दिया जाता है हायर अथॉरिटी से जो भी आदेश मिलते हैं और जो भी आपके लोग डीवी लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे डीवी होता जाता है उनको ये सारे केस पता चल जाते हैं कि इस केस में क्या करना होता है, उस केस में क्या करना होता है। तो अभी शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें कोई को आ सकती है, लेकिन रिजेक्ट किसी को नहीं करे। पुणे में ये चल रहा था कि अगर कोई केस ऐसा आ रहा है जो कि नया समझ में आ रहा है, जिसमें कुछ क्लैरिटी अगर उन लोग को नहीं है तो पेंडिंग में रख दे रहे थे। तो मैं अब डिटेल बाय डिटेल आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। जिस भाई से मेरी बात हुई है पूरी डिटेल में बात हुई है, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा उन्होंने मुझे बताया और उसी के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपके भी साथ डीवी इस पे आसान तरीके से होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा काफी क्लैरिटी आती जाएगी। तो मैं आपको बस एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि डरने की आपको बहुत जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके पास जितने हैं, पुराने हैं नए हैं, पुराने हैं तो भी नए बना के लेके जाओ, नए हैं तो पुराने अगर हैं तो ढूंढो, पुराने वाले डॉक्यूमेंट ढूंढो, उनको लेकर के जाओ, यानी सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाओ, ताकि आपको प्रूफ करना जब कोई चीज पड़ जाए तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे सको। देखो जिसके पास पुराने डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो तो क्या ही कर सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना, जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये कोई बड़ा केस नहीं है। पुराने डॉक्यूमेंट ना होना हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसको लेकर के भी कोई ना कोई समाधान आरआरबी वाले ले लेंगे, अगर पुराने डॉक्यूमेंट की वजह से किसी को पेंडिंग में डाला है तो। और अगर नए डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप नए डॉक्यूमेंट अभी से बनवा लें, अगर आपके पास समय है तो। नहीं है समय तो आप जाएं डीवी में एक बार, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आपको पेंडिंग में रख करके बाद में बुला लिया जाएगा, या बाद में आपको कहा जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाना। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती भी है तो थोड़ी सी परेशानी ये होगी कि आपको फिर से वहां पर जाना पड़ेगा। तो चलो मैं सीक्वेंस से अब डीवी का एक्सपीरियंस आपको बताना शुरू करता हूं। मेरी जो भाई से बात हुई थी, लगभग उनसे 25 मिनट मेरी कॉल पे बात हुई है और उन्होंने अपना रिव्यू मुझे एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो देखिए एक ही बंदा सारे एस्पेक्ट कवर कर पाए वहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अपना भी डीवी देखना होता है, अपने काम करना होता है। लेकिन उन्होंने बेस्ट पॉसिबल कोशिश की और काफी सारे सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए। तो देखो पहला था कि आप जब डीवी में गए तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो डॉक्यूमेंट मांगने का ये है कि 10th तक के जो डॉक्यूमेंट है वो आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। 10th तक का डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और अगर ईबीसी लिया है तो इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी एक एक डॉक्यूमेंट पे स्पष्ट बात कर लेंगे आपसे। तो सबसे पहली बात, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन वहां पर मेंशन करी थी एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको बोलेंगे इसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दो। अगर नहीं दे पाए तो वो उसको वहां पर मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन देना ही है ऐसा जरूरी नहीं था। ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों होना चाहिए आप खुद ही बताइए। अगर 10th लेवल की जॉब है तो आपको बाद के डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है, ऐसा क्यों होना चाहिए? नहीं है वैसा। तो अगर है आपके पास तो बिल्कुल लेकर के जाए, और बात देना चाहते तो आप दे दें, आपके रिकॉर्ड में सारी चीजें अपडेटेड रहेंगी। लेकिन अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, प्रोविजनल डिग्री वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि डिग्री वाला केस नहीं है, प्रोविजनल डिग्री वो नहीं भी रख रहे तो आपके सिलेक्शन में तो कोई असर पड़ नहीं रहा है, तो इसीलिए वो उसको उन्होंने नहीं रखा था। लेकिन अगर आपके पास डिग्री विग्री सारी चीजें ओके है तो आप जरूर लेकर के जाइए और जमा करने की कोशिश करिए। नहीं है तो चिंता मत कीजिए। ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 10th की मार्कशीट में सारी चीजें, नाम, पिता का नाम, माता पिता, हर बार बताता हूं आपको, एफिडेविट वाले वीडियो में बनाया, हर वीडियो में ये चीज बताता हूं कि मार्कशीट की जो डिटेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी वो सारी मैच होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक तो एफिडेविट वाला मामला चल रहा था और पुणे में भी एफिडेविट से काफी सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। तो अगर आपने मेरे चैनल पे पुराने वीडियो देख करके आपको पता है कि किस केस में एफिडेविट लगता है तो आप बनवा के जाए, अगर लगेगा तो वहां पर देना, लेकिन कम से कम पीस ऑफ माइंड का आपके साथ रहेगा कि अगर ये दिक्कत आई तो मैं एफिडेविट दे सकता हूं। क्लियर है? तो 10th की मार्कशीट की सारी डिटेल्स आपकी मैच करी जा रही है और आधार कार्ड मैच किया जा रहा है। कुछ लोगों की ये है कि एड्रेस में कुछ चेंजेस है तो बहुत दिक्कत होगी क्या? तो जिस अनुसार भाई ने बताया, जिस अनुसार उसने वहां पर केस देखे, एड्रेस को लेकर के बहुत माइन्यूट डिटेल्स में वो नहीं जा रहे हैं। एड्रेस को एक रफली एड्रेस को चेक कर रहे हैं, क्योंकि एड्रेस में थोड़ी मोड़ी गलती होना आधार कार्ड में बहुत डिटेल में होता है, मार्कशीट में थोड़ा कमी में होता है, वो सब चीजों से बहुत दिक्कत नहीं है।
और जो बहुत बड़ी बड़ी बातें अब कोई पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया ये वो, तो आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल जाइए, अगर कुछ केस होगा तो एफिडेविट आप बिल्कुल बना कर दे सकते हो वहां पर, और आने के बाद मुझे भी बता देना कि आपका केस ऐसा था, उसका सॉल्यूशन ऐसे हो गया। तो ये बात हुई 10th की मार्कशीट की। अब बात करते हैं हम, मैंने बुलेट पॉइंट्स भी बना लिए हैं, तो अब बात करते हैं हम ईबीसी सॉरी ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के क्या हुआ था वहां पर, उन्होंने पहले तो इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही आते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स डाली है उसी को वेरीफाई करना होता है डीबी वालों को। तो जब पहली बार ओबीसी का सर्टिफिकेट कोई लेकर के गया तो उससे वही सर्टिफिकेट मांगा गया जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते समय डाला था। बात आ रही क्लियर? तो जिसने वो नहीं दे पाया उसको थोड़ी देर पेंडिंग में रख लिया, लेकिन शाम तक उनको आइडिया हुआ तो उससे ओबीसी सर्टिफिकेट नया वाला उन्होंने ले लिया। यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट को एक बात ध्यान से सुन लो, अगर पुराना है भी तो नया वाला लेके जाओ, और पुराना है तो भी नया वाला बना के लेके जाओ। मतलब नया वाला अगर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है। ओबीसी सर्टिफिकेट की वैल्यू 1 साल की होती है, वैलिडिटी 1 साल की होती है। तो आप डीबी डेट से पिछले 1 साल के दौरान का भी एक ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाना। पुराना वाला है तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कर भी क्या सकते हैं ना, तो कोई एफिडेविट बनाने की जरूरत नहीं है, नया वाला लेके जाओ ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट में कास्ट वही मेंशन होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में लिखी है। अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक्स है तो आप एफिडेविट बनवा के जा सकते हो। अगर मिस्टेक आपको वहां पर ही पता चलती है, जैसा मेरे केस में हुआ था, मुझे मिस्टेक वहीं पर पता चली थी तो मैंने वहीं पर एफिडेविट बनवा के दे दिया था, तो मेरा मसला सॉल्व हो गया था। तो ओबीसी सर्टिफिकेट का समझ गए आप। पिता का नाम ओबीसी सर्टिफिकेट में सेम टू सेम होना चाहिए, बाकी सब डिटेल्स भी सेम होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट किस लेवल का रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा चलेगा, एफडीओ लेवल का चल जा रहा है, ठीक है। बात आ रही है ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट की। तो ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट का देखो, वो ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट में भी वही मांग रहे थे कि आपने फॉर्म भरते समय जो डाला था वो ही चाहिए। जिसके पास वो नहीं था उसको पेंडिंग में डाल दिया था और उनको बोल दिया था कि आप आरआरसी मुंबई जाकर के बात करके आओ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनको क्लैरिटी हुई तो सारे लोगों को फोन करके वापस बुला लिया गया, लेकिन फार्म हो गई थी तो उनको अगले दिन उनका डीवी लेकर के उन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया गया। यानी ईडब्ल्यूएफ जिसके पास 2018-19 का नहीं था उसको पेंडिंग में उन्होंने रखा था, क्योंकि उनको भी हो सकता है कुछ क्लैरिटी नहीं रही होगी कि ऐसे केस में क्या करना है। तो लेकिन जब उनको क्लैरिटी हुई तो उन्हें कॉल करके बुला लिया गया। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास ईडब्ल्यूएफ पुराना वाला नहीं है उसको पेंडिंग में डालेंगे। अब उनको पता चल गया है कि जिसका नहीं रहता उसका नया वाला लेना है। वैसे भी एनटीपीसी में भी यही केस था कि ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म भरे थे तब का होना चाहिए था, लेकिन जिसके बाद बाद में एनटीपीसी का एक नोटिस आ गया था एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट के लिए कि ईडब्ल्यूएफ किसी भी टाइम का चलेगा। और हम भी जब डीवी के लिए गए थे तो वहां पर स्पष्ट लिखा था ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट एनी टाइम, मतलब एनी टाइम लिखा हुआ, एनी ईयर का लिखा हुआ था। यानी ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट वालों को कोई चिंता की जरूरत नहीं, ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कुछ जनरल कैंडिडेट जिन्होंने ईडब्ल्यूएफ से फॉर्म भरा था और उनके पास ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यूआर से कंसीडर किया जाएगा। अगर यूआर के कट ऑफ क्लियर करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएफ से अभी नहीं हो पाएगा। फिर जब कट ऑफ गिरेगी तब आपके चांसेस बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट आपको पता चल गया कि किसी भी ईयर का चल जाएगा। कोशिश करो कि पुराना भी रहे नया भी रहे। मैं एक बात आपको ऐसे होलिस्टिकली बता दे रहा हूं कि सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। पुराने हैं तो भी नए बना लो, नए हैं तो पुराने ढूंढ लो, कुछ भी करके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट लेकर के जाओ। कोई डॉक्यूमेंट घर में छोड़कर मत जाना कि इसकी तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ज्यादा डॉक्यूमेंट रहेंगे तो आप कम से कम उनको कन्विंस कर पाओगे कि देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उस बिना पर वो आपको कुछ रियायत दे सकते हैं। ये ईडब्ल्यूएफ सर्टिफिकेट की बात होगी। बात आई ईबीसी की। तो देखो ईबीसी के लिए मेरी एक और भाई से बात हुई जिसे क्या हुआ कि पेंडिंग में डाल दिया गया था और अभी वो पेंडिंग में ही चल रहा है। उन्होंने बोला फॉर्म में आपने, अब देखो वो भाई ने गलती क्या करी थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या है, बातें अधूरी अगर आप सुनोगे तो डरोगे, पूरी बात सुनोगे तो आपको खुद लॉजिक लगाने में आसानी होगी कि किसी केस को कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है। वो भाई को उन्होंने बोला कि आपने फॉर्म भरते समय जो इनकम सर्टिफिकेट लगा करके ईडब्ल्यूएफ का लाभ लिया है, सॉरी ईबीसी का लाभ लिया है, वही डॉक्यूमेंट दीजिए। वो भाई ने क्या किया था, नया वाला सर्टिफिकेट बना के ले ही नहीं गया था इनकम सर्टिफिकेट, और पुराना वाला, सॉरी नया वाला ले गया था शायद और पुराना वाला घर में छोड़ दिया था। तो तब उनको तो क्लैरिटी नहीं थी कि नया वाला लेना है कि नहीं लेना है, इसलिए वो भाई पेंडिंग में चला गया और अभी तक उसको कॉल नहीं आया है। लेकिन मुझे लगता है कुछ दिन में उसको भी कॉल आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो रिजेक्ट नहीं करा है, पेंडिंग में कुछ रखा है, लेकिन जिस दिन उनको क्लियरिटी हो जाएगी कि जिसके पास जब फॉर्म भरा था तब का ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके साथ हमको अभी क्या करना है, तो जैसे ही डिसाइड होगा वो उसको कॉल करके बुला लेंगे। रिकॉर्ड में तो उन्होंने रखा ही होगा।
तो ईबीसी को लेकर के भी क्लियर है। आप नया भी इनकम सर्टिफिकेट लेके जाओ, देखो वो भाई अगर नया इनकम सर्टिफिकेट लेकर के चला गया होता तो शायद उसको थोड़ी आसानी हो जाती, लेकिन वो कोई इनकम सर्टिफिकेट लेकर नहीं गया था, इसीलिए उसको दिक्कत हो गई। अब ईबीसी में क्या कर रहे हैं समझ गए ना, नया वाला भी बना लो और पुराना है तो पुराना भी लेकर जाओ। इफ ज्यादातर वो यही मांग रहे हैं, जो आपने फॉर्म भरा था वो चाहिए। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क को लेकर के क्या हुआ, तो मेरी जिस भाई से डिटेल में बात हुई थी उसने क्या किया था, एक ही आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा था और सेकंड वाले में नो लिख दिया था। बात आ रही समझ में, यानी कि दो आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर्म भरते समय आपको पूछा था, लेकिन एक ही आइडेंटिफिकेशन मार्क वो भाई ने रखा था। तो क्या करे उन्होंने, जो रखा था उसको चेक करे और दूसरा वाला तुरंत उसको पूछे दूसरा वाला क्या डालना है बता दो, और उन्होंने वहीं पर फॉर्म पे लिख दिया। यानी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा था ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म उन्हीं के पास रहता है, तो वो उसी एप्लीकेशन फॉर्म से आपके डॉक्यूमेंट को मैच करते हैं कि आपने फॉर्म में जो बताया था एलिजिबिलिटी चेक करना है ना, तो फॉर्म भरते समय आपने जो बताया था रियल में वही बात है या नहीं। तो कुछ लोग अगर जिनके पास बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है उनको भी पेंडिंग रखा गया था, और बाद में शायद उनसे नए आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखवा लिए गए, क्योंकि जब एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखवाया जा सकता है तो दोनों भी लिखवाए जा सकते हैं, बशर्ते उनको ये कॉन्फिडेंस रहे कि आप वही बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिसने एग्जाम दी है। तो वो कैसे वेरीफाई करते हैं, फिर आपके फॉर्म भरने आपके डॉक्यूमेंट से ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये वही बच्चा है, और फिर आपको जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो नए आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देते हैं। बस ये हो सकता है कि अगर आपके पास कोई चीज की दिक्कत है तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, या अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि अगले दिन बुला ले रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे डीवी होते जा रहे हैं काफी क्लैरिटी डीवी लेने वालों को भी आ जाएगी, तो वो आपको सेम डे क्लियर कर सकते हैं। तो ये था मेरा डीवी का रिव्यू। पुणे का ओवरऑल देखा जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपका डीवी काफी दिनों बाद है, तो अभी तक सारी चीजें सबको पता चल चुकी होगी, तो बहुत आसानी होने वाली है। तो आप में से अगर कोई को जो डिटेल्स मैं नहीं बता पाया, जिसकी क्लैरिटी मैं आपको नहीं दे पाया, अगर आपको उसकी क्लैरिटी डीवी के बाद मिलती तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर करना, और कमेंट में लोगों का जवाब अगर आप दे सको तो फ्यूचर में भी देते रहना, क्योंकि अब मेरे पास उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।